नमस्ते विद्यार्थियों। आज का मेरा जो विषय है वो है भारत में मौलिक अधिकार पार्ट थर्ड। अभी तक हमने मौलिक अधिकारों के दो व्याख्यान देखे। प्रथम व्याख्यान में हमने भारत में मौलिक अधिकार का अर्थ, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक प्रावधान एवं विश्व में अधिकारों और मौलिक अधिकारों का उद्भव किस प्रकार हुआ, इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। द्वितीय व्याख्यान में हमने देखा कि भारत के संविधान में किस प्रकार हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और समानता का जो अधिकार है उसकी स्थिति क्या है और क्या क्या समानताएं नागरिकों को भारत के संविधान द्वारा प्रदान की गई है। आज का हमारा व्याख्यान में हम बाकी के मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श ही यही है, यानी कि हम चाहते थे कि भारत को स्वराज्य प्राप्त हो और स्वराज्य प्राप्त से तात्पर्य है कि भारतीय नागरिकों को अंतःकरण एवं वे समस्त स्वतंत्रता प्राप्त हो जिसके माध्यम से वे अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, अपनी सोच सरकार के समक्ष या अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रदर्शित कर सके और स्वतंत्र वातावरण में रहकर वो अपने चरित्र का निर्माण करते हुए व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारे संविधान निर्माता स्वतंत्रता के बहुत पक्ष में थे कि लंबे समय तक जो दासता के कारण विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं हो पाई, या फिर विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की जो स्वाधीनता हमें न मिल पाई है, उस को इस अधिकार के द्वारा हमें प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19, 20 और 21 में 3 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। पहला, अनुच्छेद 19(1) में सम्मिलित 6 मौलिक स्वतंत्रताएं, अनुच्छेद 20 में अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा और अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। पहला, अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों का दर्जा समाप्त कर विलोपित कर दिया गया, अतः संपत्ति की जो स्वतंत्रता है उसे हटा दिया गया है और वर्तमान में 6 मौलिक स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान द्वारा हमें दी गई हैं। पहली, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन इस पर प्रतिबंध है। ऐसे विचार और ऐसी अभिव्यक्ति को वो प्रदर्शित नहीं कर सकता है जिससे राष्ट्र को खतरा उत्पन्न हो जाए या जो संविधान को खतरा उत्पन्न कर दे, या संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी जो पदाधिकारी है उनके प्रति ऐसे आरोप लगाए जो कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध हो। दूसरी स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित संगठन अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्तियों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो संघ समुदाय बनाए गए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्णतः अस्त्र शस्त्र रहित होने चाहिए और उस सम्मेलन में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न करे। तीसरी मौलिक स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो अपनी जाति, धर्म या अन्य से संबंधित कोई भी संघ संगठन का निर्माण कर सकता है, लेकिन ऐसा संघ या संगठन का निर्माण नहीं करेगा जो देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न कर दे। चौथी मौलिक स्वतंत्रता, भारत में कहीं पर भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक, कोई भी भारतीय भारत के अंदर निर्विवाद रूप में कहीं भी आ जा सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। पांचवी स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता।
यानी कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के अंदर कहीं पर भी संपत्ति खरीद सकता है और कहीं पर भी रह सकता है और निवास कर सकता है। पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद में अब जम्मू कश्मीर में भी कोई भी नागरिक जो है भारत का, वो निवास के लिए संपत्ति को अर्जित कर सकता है, खरीद सकता है और रह सकता है। छठी मौलिक स्वतंत्रता, कारोबार और आजीविका के संबंध में अपने व्यापार को चुनने की स्वतंत्रता। कोई भी भारतीय नागरिक अपने जीविका अर्जन के लिए किसी भी व्यापार को चुन सकता है, किसी भी काम धंधे को चुन सकता है, जिसके माध्यम से वो अपने जीविका अर्जित कर सके और अपने जीवन को चला सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को ये 6 मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरी जो स्वतंत्रता का अधिकार के तहत ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। यानी कि किसी भी नागरिक को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने कोई अपराध नहीं किया हो या कोई अपराध सिद्ध ना हुआ हो, तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 ये बहुत महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक यानी कि जीवन की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही जीवन को छीना जा सकता है, उसके अलावा किसी भी स्थिति में उसके जीवन को नहीं छीना जा सकता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण मौलिक स्वतंत्रता हमारे नागरिकों को दी गई है। और ये ऐसी स्वतंत्रता है कि आपातकाल लगने के बाद भी ये निलंबित नहीं होती है। आपातकाल लगने के बाद संपूर्ण देश में जो हमारे जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 जीवन का जो अधिकार है वो कभी भी विलोपित नहीं होता है। अनुच्छेद 21(1) 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये उपबंध एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया, या जीवन के अधिकार में एक नया आर्टिकल 21 जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार राज्य का होगा और राज्य अपने दायित्व को निभाएगा। अनुच्छेद 22 बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, यानी कि ये अनुच्छेद ये विश्वास दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर उसके गिरफ्तार किए गए कारणों पर चर्चा की जाएगी। अगर वो निर्दोष होगा तो उसे बंदी से मुक्त किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर वो दोषी सिद्ध होगा तो उसे आगे की कार्रवाई हेतु जो भी विधिक प्रक्रिया है वो अपनाने के लिए की जाएगी। इसके द्वारा जो पुलिस प्रशासन है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि वो अपने अधिकारों का मन मर्जी से जो है प्रयोग ना करे। तीसरा मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्राचीन समय से ही भारत के अंदर जो शोषण रहा है, चाहे वो स्त्री पुरुष के मध्य हो, चाहे वो मनुष्य के व्यापार के संबंध में हो, चाहे वो दासता के संदर्भ में हो, चाहे वो मानव व्यापार के संदर्भ में हो, तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 23 और 24 दो प्रकार के शोषण की बात करता है, या दो प्रकार के शोषण के निषेध की बात करता है। अनुच्छेद 23 दास प्रथा का निषेध, यानी कि मनुष्य का क्रय विक्रय को इसमें निषेध किया गया है कि मनुष्य का व्यापार नहीं किया जा सकता है। अगर ये किया जाता है तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध बहुत महत्वपूर्ण यानी कि अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के द्वारा बताया गया है कि 14 वर्ष तक से कम उम्र तक के बच्चों से ऐसा कार्य नहीं लिया जा सकता जो उनके जीवन और उनके प्राणों को संकट में डाल दे। इस तरह बाल श्रम का निषेध इस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है। चौथा जो मौलिक अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्योंकि भारत के अंदर हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों के लोग रहे हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, सिख, ईसाई, बहुत यानी कि सभी धर्मों के लोग भारत के अंदर रहते हैं। उनकी अपनी पद्धति है, उनकी अपनी उपासना है, उनकी अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उनकी अपनी पूजा पद्धति है।
तो हमारा जो ये अधिकार है, ये प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, पूजा पद्धति को अपना सकता है और प्रबंध कर सकता है। इस मौलिक अधिकार के द्वारा 4 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्रदान करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, उसे मान सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 26, धार्मिक व्यय में निश्चित कर अदायगी की छूट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक आयोजनों पर खर्च करता है, धार्मिक जो पूजा अर्चना है या धार्मिक जो धार्मिक जो संस्थान है उनके अंदर किसी धर्म संबंधी कार्य करता है तो उसे जो टैक्स जो है उस पर छूट दी जाएगी। अनुच्छेद 27, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, यानी कि यह अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा के निषेध की बात करता है कि भारत के अंदर जितने भी शिक्षण संस्था है, धर्म आधारित शिक्षा उन्हें प्रदान नहीं की जाएगी। उन्हें केवल ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो धर्म के बारे में जानकारी दे, लेकिन धर्म आधारित जो शिक्षा है उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है कि शिक्षण संस्थानों में ना तो गीता पढ़ाई जाएगी, ना कुरान पढ़ाया जाएगा, ना बाइबल पढ़ाई जाएगी। और ऐसी शिक्षा जो जिहादी बनाए, जो व्यक्ति को धार्मिक कट्टरता उत्पन्न करे, ऐसी शिक्षा का निषेध किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे संविधान द्वारा 4 जो मौलिक स्वतंत्रता दी गई, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक व्यय में निश्चित कर अदायगी की छूट और धार्मिक शिक्षा का निषेध, और अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि प्रत्येक भारतीय को जो जिस धर्म का अनुयायी है उसको अपने धार्मिक संस्थाओं की, धार्मिक जो उनके स्थल है उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो स्वयं उनका प्रबंध कर सकते हैं। 5वां मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को यह प्रदान किया गया है, जिसे संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 बात करता है संस्कृति संबंधी मूल अधिकार की और अनुच्छेद 30 बात करता है शिक्षा संबंधी मूल अधिकारों की। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि नागरिकों को, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का, बढ़ावा देने का पूर्ण अधिकार है और उसे किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा, ताकि उनकी लिपि, उनकी संस्कृति सुरक्षित रह सके और आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ियों को वो प्रदान कर सके। अनुच्छेद 30 बात करता है अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की। यह अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि अल्पसंख्यकों की अपनी लिपि होती है, अपनी भाषा होती है। अगर उन्हें ये संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तो हम देखते हैं कि उनकी लिपि और उनकी भाषा जो है वो नष्ट हो जाएगी, उनकी बोली नष्ट हो जाएगी। अतः ये अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को ऐसे शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान करता है जो उनकी भाषा और जो उनकी लिपि की रक्षा कर सके। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है और डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये बतलाता है कि अगर मनुष्य के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो तो उस स्थिति में वो क्या करे। तो ये मौलिक अधिकार कहता है कि अगर किसी भारतीय के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है और इन रिट के माध्यम से वो अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को कह सकता है। 5 रिट संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत बताई गई है। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य है कि साक्षात जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उपस्थिति देने का, यानी कि उपस्थित होने का आदेश। अगर सरकार किसी व्यक्ति को नाजायज़ तरीके से बंदी बना लेती है तो संबंधित व्यक्ति का प्रतिनिधि या व्यक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में ये रिट दायर करके अपने
बंदी होने की स्थिति के बारे में बता सकता है कि संबंधित व्यक्ति को जो है अगर बंदी बनाया गया है और उसे लंबे समय तक बंदी बना के रखा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को जो है से शरीर उपस्थित किया जाए। दूसरी रिट परमादेश। परमादेश से तात्पर्य है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करे तो सर्वोच्च न्यायालय में ये रिट जारी की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय जो है संबंधित अधिकारी कर्मचारी को आदेश दे सकता है कि उन्हें अब काम करना होगा और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरी रिट प्रतिषेध। प्रतिषेध वो आज्ञा पत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को दिया जाता है कि अब आप इस जो वाद चल रहा है आपके न्यायालय में, निम्न न्यायालय में, इस पर सुनवाई करने से इनकार कर देता है कि अब आप इस पर सुनवाई ना करें, क्योंकि संबंधित जो बात है सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में आ गया है, अतः आप उस पर सुनवाई ना करें, अब वो हमारे अधीन है। चौथी रिट उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट से तात्पर्य है कि अगर कोई वाद निम्न न्यायालय में चल रहा हो तो उसे उच्च न्यायालय में नहीं जाना है, तो इस रिट के माध्यम से उच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। पांचवी रिट जो है वो है अधिकार प्रश्चा। अधिकार प्रश्चा से तात्पर्य ये है कि अगर कोई संवैधानिक पदाधिकारी या कोई कर्मचारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अन्य अधिकारी या कर्मचारी के कर्तव्यों या पद को धारण करता है या अवैध रूप से कार्य करता है, तो इस रिट के माध्यम से उस पदाधिकारी या संवैधानिक पदाधिकारी या अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि आप जिस अधिकार के तहत ये कार्य कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः आप ये कार्य ना करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत के संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक निर्विवाद रूप से अर्थात बिना दबाव के अपने व्यक्तित्व का विकास करे और स्वतंत्र रूप में यानी कि रहकर वो अपने जीवन को जिए। धन्यवाद।